Good morning, students. Students, today our topic is integration. In the previous lecture, we have studied about differentiation. Now today we will see what is integration. So let's start. Students, integration is the reverse process of differentiation. ठीक है, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ था उसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ये इंटीग्रेशन. ठीक है, रिवर्स होने का मतलब क्या है? सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, क्लियर, और इसका जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, और वी कैन से डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, वो किसके इक्वल आ रहा है? स्मॉल एफ एक्स के इक्वल आ रहा है. तो जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो किसके इक्वल होगा? कैपिटल एफ एक्स के इक्वल होगा. क्लियर? तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है या इनवर्स प्रोसेस होता है. क्लियर? कैपिटल एफ एक्स का अगर डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रल होगा या इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल आएगा? कैपिटल एफ एक्स के इक्वल आएगा. क्लियर? बट क्योंकि अगर यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स के इक्वल है तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें, जहाँ पे सी क्या है? कोई कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा? स्मॉल एफ एक्स के ही इक्वल आएगा. क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे? डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, बट c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो ये क्या आया? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल है? स्मॉल एफ एक्स के इक्वल. तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस सी भी क्या मिल रहा है? स्मॉल एफ एक्स के इक्वल मिल रहा है. तो क्योंकि इंटीग्रल जो होता है किसी भी फंक्शन का, ठीक है, वो डेरिवेटिव का क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है. तो इसलिए स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हो गया. अब सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, सी के प्लेस पे हम कोई भी कांस्टेंट कर सकते हैं, 1 2 3 -1 और अपॉन 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं. क्लियर? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो इनडेफिनिट होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं इसको. ठीक, और इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन प्रोसेस है इंटीग्रल फाइंड करने का. तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. और यहाँ पे जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. और ये जो ऑपरेटर है इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल ऑपरेटर. दिस इज इंटीग्रल ऑपरेटर. और जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स यहाँ पे क्या है? हियर एफ एक्स इज द इंटीग्रैंड. जिसको इंटीग्रेट किया जाता है उसको कहते हैं इंटीग्रैंड. क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ. सी मीन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करेंगे किसी फंक्शन का तो उसके साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में आएगा. क्लियर? और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे उसे इंटीग्रेंड बोलेंगे, और ये हमारा क्या है? इंटीग्रल ऑपरेटर. क्लियर? तो इट मीन्स जैसे कि डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमको पता है क्या होता है? कॉस एक्स. तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? ये साइन एक्स के इक्वल आएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी रहेगा. क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अगर हम साइन एक्स प्लस 2 फाइंड करते हैं तब भी ये कॉस एक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा? कॉस एक्स.
तो इट मीन्स इंटीग्रल ऑफ cos x को हम sin x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 2 के प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, डेरिवेटिव cos x ही आएगा, इसलिए cos x का इंटीग्रल जो है वो sin x प्लस सी हम लिखेंगे, क्योंकि इन सभी का डेरिवेटिव c की वैल्यू कुछ भी लें वो cos x ही आए। सिमिलरली we know that derivative of cos x is minus sin x. So integral of sin x is equal to minus cos x plus some integration constant c. क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कई फॉर्मूले हैं और ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर इंटीग्रल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो ये फार्मूले आपको बाय हार्ट माइंड में होने चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट रटे होने चाहिए आपको। ये इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर n क्या होता है? एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। n यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 -1 1 अपॉन 2, ठीक है। n की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक। बट n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती यहाँ पे। -1 होगा तो नीचे -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू इन्फिनिटी आने लगेगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू -1 के लिए सिर्फ ये डिफाइंड नहीं है, बाकी ये n की हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, ठीक है, अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में है तो। सेकेंड है इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी। तो इंटीग्रल ऑफ dx का मतलब यहाँ पे क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर 0 dx, ठीक है। x रेज़ टू द पावर 0 क्या होगा? 1, और 1 इंटू dx क्या होगा? dx ही आएगा। और क्योंकि पावर में 0 है और अभी हमने डिस्कस किया x रेज़ टू द पावर n हमेशा वैलिड है, सिर्फ n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, -1 नहीं। इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ये क्या देगा वैल्यू? x रेज़ टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, क्लियर, और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और x रेज़ टू द पावर 1 मिला हमें डिनोमिनेटर में 1, तो वी कैन राइट इट एज x प्लस सी। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? x प्लस सी। ये कोई फार्मूला नहीं है, एक पर्टिकुलर केस है इसी फार्मूले का, x रेज़ टू द पावर n वाला। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रल है, ये कौन सा केस है हमारा? ये भी इसी का जो केस अभी हमने डिस्कस किया है, n इज इक्वल टू -1 वाला, वही केस है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx मीन्स ये क्या है? इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर -1 dx है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? -1। तुम्हारा ये फार्मूला जो है, फर्स्ट फार्मूला, ये फेल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? log x आती है विद बेस e प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रल जो होता है वो e की पावर x ही होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर x जो होता है वो क्या होता है? e रेज़ टू द पावर x ही होता है। तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x क्या होगा? e रेज़ टू द पावर x ही होगा विद सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, क्लियर। ये log x वाला भी फार्मूला है, वहीं से डिराइव हुआ है। अगर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे log x प्लस c का, तो log x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था क्या होता है? 1/x, और c का डेरिवेटिव 0, क्लियर। तो इसलिए 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? log x प्लस c। और ये तो अभी हमने डिस्कस किया है, इंटीग्रल ऑफ sin x क्या आएगा? -cos x, क्योंकि -cos x का डेरिवेटिव क्या आता है? sin x। cos x का इंटीग्रल क्या आएगा? sin x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव क्या आता है? cos x, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या है कि जैसे अगर हमारे पास दो फंक्शंस का सम दिया गया है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, या दो फंक्शंस का डिफरेंस दिया गया है, मतलब बीच में माइनस साइन है, और उसका हमें
इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सम ऑफ टू फंक्शंस और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, उनके सेपरेट इंटीग्रल्स का सम होता है या डिफरेंस होता है। मीन्स इंटीग्रल ऑफ f1x प्लस f2x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f1x प्लस इंटीग्रल ऑफ f2x, और इंटीग्रल ऑफ f1x माइनस f2x इज इंटीग्रल ऑफ f1x माइनस इंटीग्रल ऑफ f2x। ये सिंपल फॉर्मूला है, मतलब इंटीग्रल जो ऑपरेटर है ये जितने भी फंक्शंस रहते हैं एडिशन में या सब्ट्रैक्शन डिफरेंस में, सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी की, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है k सपोज दैट, और वो फंक्शन में हमने मल्टीप्लाई किया बाहर से, और फिर जो वैल्यू आ रही है उसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसका इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं, तो वो इक्वल आएगा किसके, हम f(x) का इंटीग्रल फाइंड कर लें और उसमें k मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो इट मीन्स k जो है अगर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल ऑपरेटर के पहले भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास दो फंक्शंस का सम दिया गया है, sin x 2 sin x माइनस 3 cos x dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 sin x एक फंक्शन हो गया सपोज दैट f1x हो गया, और 3 cos x क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया f2x। तो इसका इंटीग्रल अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 2 sin x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 3 cos x dx। अब टू यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो 2 को हम बाहर निकाल लें, इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस, और 3 बाहर कर ले यहाँ से, 3 इंटीग्रल ऑफ cos x dx। तो sin x का इंटीग्रल अभी हमने डिस्कस किया था क्या होता है, माइनस cos x, तो वी विल गेट माइनस 2 cos x माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x, और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है, और फिर सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ की। एग्जांपल्स, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके ऊपर। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर 5 dx। तो ये किससे मैच कर रहा है, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx, इससे मैच कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या होती थी, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, और n की वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं है, क्या है 5। तो यूजिंग दिस फार्मूला इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर 5 dx विल बी इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी, x रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx। तो ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट आपका, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी बताया था, log x। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन x का मतलब क्या है, x रेज़ टू द पावर -1, और वहाँ पर ये फार्मूला हमारा फेल हो जाता है। ठीक, बट वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x इज log x। ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला है। नेक्स्ट क्या है, ये इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट x। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ sin x प्लस x स्क्वायर x, और फिर इसकी जो वैल्यू आ रही है इसमें से हम एक फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 अपॉन 2 रूट x। तो यहाँ पे हम अभी जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसको यूज़ करेंगे और सेकंड प्रॉपर्टी को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये। I इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट x dx। तो ये इंटीग्रल 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 3 फंक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व है। इंटीग्रल ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 रूट x dx। अब यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ sin x अगर हम फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस cos x। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स x क्यूब बाई 3 माइनस 1 अपॉन 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम ऑपरेटर के पहले लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की।
तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/√x, ठीक है, और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आएगा ही साथ में, तो इसको हम यहीं से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस x³/3 माइनस 1/2 और 1/√x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर माइनस हाफ dx plus integration constant c, and it will give minus cos x plus x³/3 minus 1/2 x raised to the power minus 1/2 plus 1 minus 1/2 plus 1 plus some integration constant c। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस cos x प्लस x³/3, और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस हाफ प्लस हाफ इज हाफ, और ये न्यूमरेटर में जाके 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, ओनली √x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। So this is the final value after integration. And last question is integral of e raised to the power x minus √x plus cos x dx। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 3 पार्ट्स में इंटीग्रल ब्रेक होगा, इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ √x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx। e raised to the power x का इंटीग्रल e raised to the power x, √x का इंटीग्रल x की पावर हाफ है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे x raised to the power n वाला, दिया जाएगा x raised to the power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x, ये हमें पता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो वैल्यू क्या मिलेगी, e raised to the power x माइनस 2/3 x raised to the power 3/2 प्लस sin x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। Now these are questions for practice these questions। और यहाँ पे नोट क्या है कि a जो कांस्टेंट यूज हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, a b और c, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं, इनको आप कांस्टेंट्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्लियर। और बाकी सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी तक हमने क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चन से वेरिएबल x यूज़ किया था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में कहीं पे वेरिएबल t यूज़ हुआ है, कहीं पे q यूज़ हुआ है, बट इंटीग्रेशन में कोई भी वेरिएबल यूज़ करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्लियर। तो यहाँ पर t या r या q देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे देखना है ये dt लिखा है, इट मीन्स इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है, तो t यहाँ पे वेरिएबल होगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वही हमारा वेरिएबल होगा, और बाकी कुछ जो आपको दिख रहा होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, इसमें t वेरिएबल है तो इट मीन्स dt है यहाँ पे, इट मीन्स t यहाँ पे वेरिएबल है इसमें, और b और a क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे dq है, इट मीन्स q यहाँ पे वेरिएबल है q/2c में, और c क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। So practice these questions. Thank you.